हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि क्या इफ़ेक्ट होगा नीट 2024 कट ऑफ पर रिड्यूस सिलेबस का। तो यार क्या इफ़ेक्ट होगा। इससे पहले तो ये तो ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होगा सबसे पहले ये देखिए कि रिड्यूस सिलेबस हुआ क्या है। तो रिड्यूस जो सिलेबस हुआ है नीट 2024 में, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले 11th क्लास में देखिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। दूसरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। तीसरा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और पांचवा चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और छठा चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है, और जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने पीडीएफ जारी किया है उसमें भी ये चैप्टर नहीं है। तो अब ये मान लो कि अब नीट 2024 में ये इनके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 99.99% तो ये चैप्टर में, इन चैप्टर से अब क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कि जब सिलेबस रिड्यूस्ड हो जाता था, लेकिन उनमें से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता था। तो इस तरह से अगर आप रैंक के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इनको भी ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन इनमें से आ जाए तो रैंक पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा एक क्वेश्चन से। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर, मतलब इन चैप्टर को अगर आप रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि केवल नीट ही क्रैक करना है तो फिर भी मैं तो ये कहूँगा आप इन चैप्टर को ना छोड़ें। एक बार रिवीजन ज़रूर मार लें इस चैप्टर का। कितने टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चैप्टर का रिवीजन मारने में। हार्डली 2 दिन का समय लगेगा बस। 2 दिन में आप इन सब चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि ये फ्रॉग, इन्होंने फ्रॉग को ऐड कर दिया है। फ्रॉग को जो है इन्होंने इंसेक्ट के ब्रैकेट में दे रखा है कि फ्रॉग। अब इंसेक्ट में हम कॉकरोच पढ़ते हैं, पहले से तो कॉकरोच पढ़ते थे नीट के सिलेबस में, लेकिन अब जो है इन्होंने इंसेक्ट के ब्रैकेट में कॉकरोच भी दे रखा, वो इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग भी दे रखा है। तो अब हम फ्रॉग को भी पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि अब हो सकता है वो उन्होंने गलती से फ्रॉग ब्रैकेट में लिख दिया हो, लेकिन सिलेबस का पार्ट तो बन गया है, एनसीईआरटी में भी है और उनके पीडीएफ में भी है। तो फ्रॉग को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात रही ये कि एक फैमिली, उन्होंने जो है फैमिलीज़ वाले टॉपिक भी जो हैं इनमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, कुछ फैमिली इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो अब वो फैमिलीज़ जो हैं हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी हैं, और एनएमसी की पीडीएफ में तो दे रखी हैं फैमिली। तो अब हम कहाँ से पढ़ें। तो इस बात को लेकर थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है क्या क्या वो गलती से लिख दी हों उन्होंने उसमें। तो मे बी क्या दोबारा अपडेट आ सकता है सिलेबस का उस फैमिलीज़ को लेकर। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा पैनिक ना करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जो अब नई वाली एनसीईआरटी में है, पहले आप उनको अच्छे से पढ़िए, पहले उनकी तैयारी कीजिए अच्छे से। उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो फैमिलीज़ भी पढ़ लेंगे। और ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में अब नहीं है तो हम ओल्ड एनसीईआरटी से इनका भी एक बार रिवीज़न कर लेंगे। तो अब बात आती है क्या इफ़ेक्ट होगा नीट कट ऑफ पर 2024 का, जो 2024 के पेपर पर क्या इफ़ेक्ट होगा सिलेबस रिड्यूस का। तो यार इफ़ेक्ट होने वाली बात यह है कि अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये ख़त्म हो जाएंगे, दो दो कुछ क्वेश्चन, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं कि हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आते थे कभी कभी, और दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा इस तरह से आता था। तो 5-6 चैप्टर जो ये रिड्यूस्ड हुए हैं, तो कुछ एक दो अगर क्वेश्चन आएंगे तो फ्रॉग में भी जाएंगे इसके। तो मान लो ऐसे 5-6 क्वेश्चन का जो है हमारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से तो कट ऑफ कम नहीं हो रही है, क्योंकि इस साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ किए बट कट ऑफ भी इंक्रीज़ हो गई। तो अब जो है हो सकता है कि इन्होंने एनालिटिकल सब्जेक्ट, मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इन्होंने एनएमसी वालों ने एनएमसी की वेबसाइट पर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ऐसा हो सकता है कि नीट 2024 का जो पेपर आए वो कॉन्सेप्चुअल आए। अब कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी का पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि वो एनसीईआरटी से बाहर भी आ जाए। एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल आने का मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। मतलब एक लाइन को हमको दे देंगे एनसीईआरटी में से उठा के, उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन कर देते हैं उसका। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या है इसका मतलब ये है कि हमारी प्रैक्टिकल
नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हों और हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमें बार बार रिवाइज़ करना होता है एनसीईआरटी को। तो लर्निंग कैपेसिटी हमारी और कॉन्सेप्ट हमारे दोनों ही अच्छे होंगे तो हमारा नीट में सिलेक्शन होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो बहुत मुश्किल आ सकती है। और आपके लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तब भी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमको आपकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी और अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो हम क्लास में पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं, और लर्निंग कैपेसिटी जो है हमारी बार बार रिवाइज़ करने से एनसीईआरटी को बार बार उन्हीं लाइंस को क्वेश्चन लगाना, फिर उन्हीं लाइंस में से देखना कि कहाँ से क्वेश्चन आया। इस चीज़ के लिए हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एनसीईआरटी को। और इसी के लिए हम अपने चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 पर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई होप आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हम जो है एनसीईआरटी को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।